हमारे YouTube चैनल नेशनल एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो पूर्णतः मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। तो आपने हमारे पुराने वीडियोस आई होप बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे और देखे होंगे। ये हमारी बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज का 3rd लेक्चर है, जिसमें हम पुराने 2 वीडियो के आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर इसमें हम देखें तो जो पिछला वीडियो है, उस पिछले वीडियो में हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं उसको जानकर फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमें आने वाले समय में क्या क्या चीजें कवर करनी है। पिछले 2 वीडियोस में मैं आपको सेल के बारे में समझा चुका हूं, ठीक है, और उन्हीं वीडियोस में मैं आपको सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा चुका हूं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कोशिका सिद्धांत। इसके अलावा इन्हीं वीडियोस में मैं आपको सेल के जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में लगभग पढ़ा चुका हूं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले वीडियो में हम सेल का स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब जो कोशिकांग हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो उसी को हम अब आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, उसके जस्ट आगे हम बढ़ते हैं चीजों में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमारा चल रहा था। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में मैंने आपको जनरल चीजें जो पढ़ाई हैं उनमें आप थोड़ा सा देखिए कि इसमें आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के आगे पढ़ना है उसमें आपको पढ़ना है सेल ऑर्गेनल्स। ये आपको देखना है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिकांग। हमें अब यहां से स्टार्ट करना है। तो कोशिकांग में मैंने आपको बताया था कि सेल के स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो मेनली 2 पार्ट रहेंगे सेल के स्ट्रक्चर में। पहला पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, पहला पार्ट हमारा होता है सेल वॉल, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी 3 पार्ट मैंने आपको बताए होंगे, और थर्ड हमारा होता है प्रोटोप्लाज्म। ये 3 पार्ट में आपको बता चुका हूं। थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका रिदम बन जाए आने वाले लेक्चर के लिए। तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर मैंने आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स बताए थे। इसके अंदर मैंने 2 चीजें आपको पढ़ाई थी, एक है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जिसको हम बोलते हैं, और एक हमारा होता है न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों, केंद्रक। ठीक, इसके जस्ट आगे से हम आज स्टडी करने वाले हैं। बाकी पुराने वीडियोस में आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो पेपर 3rd की यूनिट 3rd है जो हमारी चल रही है, उसके पुराने क्वेश्चंस जितने भी 2014 से लेकर 2019 तक बायो और बायो में जो अदर पोर्शन है बायोटेक वगैरह, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने लेक्चर्स देख लें, उसके बाद इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ें, ठीक। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे बोर्ड पर मैं नोट्स बनाते हुए चल रहा हूं, मतलब की पॉइंट्स जो मैं समझाते हुए चल रहा हूं, मैं चाहूंगा कि उन्हीं की पॉइंट्स को आप अपने साथ साथ नोट करते हुए चलें, ताकि आपको एक क्लास जैसा अनुभव मिले कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं क्लास में ही पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखिए, हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। इसको हम पूरा पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में, मतलब कोशिकांग में अगर हम बात करें तो कोशिकांग में हमें सबसे पहले किसको देखना है, हम सबसे पहले देख लेते हैं न्यूक्लियस को, ठीक। हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम अदर चीजों पर जाएंगे। न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है इस केंद्रक के बारे में कि जो कोशिका का केंद्रक होता है, ठीक, वो कोशिका में कहां पर होता है। मान लिया जाए कि ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका का सेल वॉल है। मतलब एक प्लांट सेल अगर होगी, अगर एक पादप कोशिका होगी, तो उस पादप कोशिका में सेल वॉल, कोशिका भित्ति होगी, और इसी के जस्ट अंदर इस पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होगी, मतलब कोशिका झिल्ली होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर सारे के सारे कोशिकांग बिखरे पड़े हुए रहते हैं और सारे के सारे कोशिकांग इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसके अंदर अगर कोशिकांग की बात करें तो कौन कौन से कोशिकांग और कैसे कैसे होते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, यहां कहीं इस तरीके से बिखरा हुआ रहेगा, मतलब सॉरी सेट रहेगा केंद्रक। ये हमारा हो गया केंद्रक, और केंद्रक को घेरकर चारों ओर से रखने वाली ये होगी केंद्र की झिल्ली, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्र की झिल्ली। बाकी जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है वो मैंने आपको बताया है कि ये जो पूरा पार्ट होता है इतना का इतना, ये सारा पार्ट क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्लियर है। अब आप देखिए, जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया,
गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, मतलब इस पूरे पोर्शन के अंदर रहेंगे। इज दैट क्लियर? ये पूरा पोर्शन। लेकिन ये जो भाग है इतना इतना, ये भाग हमारा क्या है? केंद्रक है। और हम सबसे पहले किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? केंद्रक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज साथियों, जो आप स्पेशली साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ते टाइम ध्यान रखें, जो लोग साइंस वाले हैं वो ध्यान रखें विशेष तौर पर, आपको कहीं ना कहीं सिर्फ 10th लेवल तक और थोड़ा थोड़ा 11th 12th लेवल तक का साइंस आपको लगभग कवर करना होता है एमपीपीएससी पेपर 3rd में। बाकी आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है, क्योंकि आप अगर ज्यादा आपको लगता है तो आप पुराने क्वेश्चंस देखिए कि पुराने क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। क्योंकि बायो में बहुत सारा डायग्राम सीधे सीधे बनाने के लिए नहीं पूछता है, वो जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधे सीधे ज्यादा पूछता है। लेकिन कुछ डायग्राम्स पर जहां आपको आपकी पकड़ बनानी होगी, जो डायग्राम्स एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो डायग्राम में बाकायदा आपको बिल्कुल बताने वाला हूं कि इन डायग्राम्स को आप एग्जाम के लिए भी याद रखें। तो अब देखते हैं हम न्यूक्लियस में आगे बढ़ते हैं। तो जो केंद्रक हमारा है, केंद्रक कोशिका के लगभग बीचों बीच या एक तरफ थोड़ा सा पाया जाता है, लेकिन मेनली बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, अब देखिए केंद्रक को कहते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टर ऑफ द सेल। इसे कोशिका का संचालक कहा जाता है ना? क्या बोलते हैं इसे? कोशिका का, इसे कोशिका का संचालक कहते हैं। संचालक क्यों है? डायरेक्टर ऑफ द सेल क्यों है? डायरेक्टर का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को संचालित करने वाला, या किसी जगह या किसी संस्थान जो भी है उनको संचालित करने वाला क्या कहलाता है? डायरेक्टर कहलाता है। अब आप देखिए यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हमने इसे डायरेक्टर क्यों बोला है। क्योंकि जो हमारी कोशिका का पूरा नियंत्रण और समन्वय है, मतलब कोशिका का जो पूरा संचालन है, कोशिका का जो संचालन होता है, अर्थात कोशिका का जो मेनली नियंत्रण होता है, कोशिका में क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है और जो समन्वय होता है कोशिका में, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कोशिकाओं में होता है, उसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियस, केंद्रक का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। ठीक, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो केंद्रक हमारा होता है, हमारा जो केंद्रक है वो डायरेक्टर ऑफ द सेल कहलाता है, जिसे कोशिका का संचालक कहते हैं हिंदी में। संचालक क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका का संचालन और नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है वो अधिकांशतः किसके माध्यम से किया जाता है? केंद्रक के माध्यम से किया जाता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों, केंद्रक की खोज जो है कोशिका में, वो केंद्रक की खोज किसने की है? तो कोशिका में केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन जी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन साइंटिस्ट ने केंद्रक में, मतलब कोशिका में केंद्रक की खोज की है। अब बढ़ते हैं इसी में आगे थोड़ा सा और, आप नोट्स बनाते हुए चले साथ में, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं केंद्रक में। केंद्रक, अब केंद्रक का महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो केंद्रक की महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि एक तो डायरेक्टर ऑफ द सेल है, अभी हमने बताया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो केंद्रक होता है वो केंद्रक सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन। तो जो केंद्रक है, केंद्रक कोशिका विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि जो मेन कोशिका विभाजन होता है वो मेन कोशिका विभाजन केंद्रक की सहायता से ही होता है। और कोशिका विभाजन में आपने पढ़ा है, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि कोशिका विभाजन के माध्यम से पेरेंट सेल से, मतलब पैतृक कोशिकाओं से डॉटर सेल्स, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, और जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो नई कोशिकाओं का निर्माण किसके थ्रू होता है? कोशिका विभाजन के थ्रू होता है। और उस कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक निभाता है। ठीक, अब केंद्रक के अंदर आपको बेसिकली किन किन चीजों को देखना है। केंद्रक के अंदर आते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र के ऊपर होते हैं जीन्स, और यहां पर होते हैं डीएनए और आरएनए, मतलब हम कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ। ठीक, इन टॉपिक्स को मैं यहीं पर आपको थोड़ा कवर कराते हुए चलता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखिए ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स इन डिटेल आप जो आपके यूनिट 7 है, उस यूनिट 7 का, थर्ड पेपर की जो यूनिट 7 है, उस यूनिट 7 का जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, बायोटेक, जो बायोटेक वाला पोर्शन है, वहां पर भी इन टॉपिक्स के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं।
तो आप देख रहे होंगे साथियों कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक वहां पर भी कोरिलेट करेगा। कहां पर? यूनिट 7 पर भी ये कोरिलेट करेगा। तो गुणसूत्र और जीन्स हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में यहां पढ़ेंगे, बाकी इन दोनों की हम थोड़ी सी डिटेल यहां पर देख लेंगे ताकि हमारी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अब देखिए, केंद्रक के अंदर सबसे पहली चीज आती है गुणसूत्र। तो भाई गुणसूत्र क्या होते हैं, हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, गुणसूत्र में जब भी आपको बताना हो आप ये बोलेंगे, जो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली ऐसी संरचनाएं होती हैं जो संरचनाएं अपने गुणों और कार्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पर बनाए रखती है। फिर से सुनिए, केंद्रक जो है, जो गुणसूत्र हैं, वो गुणसूत्र कैसी संरचनाएं हैं? वो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली ऐसी संरचनाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पर अपने गुणों को और कार्यों को निरंतर बनाए रखती हैं। इसीलिए जो आनुवांशिकी होती है, अर्थात जो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, उस आनुवांशिकी में गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना? किसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्रोमोसोम्स का। जैसे हम उदाहरण लें मनुष्य का, तो मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो देखिए, गुणसूत्र जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस चीज के लिए? अनुवांशिकी को बनाए रखने के लिए। आपकी जो हेरिडिटी है, मतलब आपके जो अनुवांशिक गुण हैं, उन गुणों को बनाए रखने में गुणसूत्र का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसको मैं थोड़ा सा यहां पर और डेप्थ लेकर जाता हूं। मैं समझ सकता हूं जो लोग बायो वाले नहीं होंगे या जो साइंस वाले नहीं होंगे उनको शायद ऐसा लग सकता है कि बहुत ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। आप पेपर उठाकर देखिए, आपको इस लेवल का पढ़ना है। इसके बाद की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो थोड़ा सा उसको समझिए, तो आपको वहां समझ में आएगा कि गुणसूत्र की एक्चुअली में क्या भूमिका होती है। तो मनुष्य में बात करते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की मेनली क्या भूमिका है? ठीक है, तो आप देखिए, जो मनुष्य होता है, मनुष्य की एक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र हैं? 23 जोड़े, और पूरे कितने हैं? 46 गुणसूत्र हैं। और लिंग निर्धारण में गुणसूत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप देखिए कैसे। हम मान लो लेते हैं एक मेल सेल। मेल सेल जब आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, प्रजनन, तो वहां आप देखेंगे कि जो मेल सेल में जो स्पर्म सेल होती है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल ओवम का, तो हम एक फीमेल सेल ले, फीमेल ओवम सेल, ठीक है। इसका जब फर्टिलाइजेशन होता है इसके साथ में, तो इसके आधे गुणसूत्र आते हैं 23, इसके भी आधे गुणसूत्र आते हैं 23, और दोनों मिला के एक जाइगोट बनाते हैं और बनाते हैं 46 क्रोमोसोम। और ये 46 गुणसूत्र जो होते हैं एक कोशिका में होते हैं, उस एक कोशिका जाइगोट से आगे मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, और धीरे धीरे एक बच्चे का जन्म, मतलब जो बच्चा है वो जन्म के लिए तैयार होता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों के शरीर का जो निर्माण है वो एक ही कोशिका से स्टार्ट होता है। तो देखिए कि मेल सेल मतलब मेल के भी 23 गुणसूत्र और फीमेल के भी 23 गुणसूत्र, मतलब आधे आधे। इसके पास भी 46 है, इसके पास भी 46 है, लेकिन यहां से कितने आए? 23, यहां से भी कितने आए? 23। दैट मीन्स ये है कि 23 गुणसूत्र होंगे फादर के और 23 गुणसूत्र होंगे मदर के, इसलिए इन दोनों का वेरिएशन बच्चों में पाया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो तुम्हारी गुणसूत्र की जनरल इंफॉर्मेशन की बात हुई, नॉर्मल इंफॉर्मेशन की हमने बात की गुणसूत्र की। हम जीन्स के बारे में अगर देखें तो जीन्स गुणसूत्र पर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो डीएनए को बनाए रखती हैं और उसे क्या करती हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने के लिए सहायक होती है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजती हैं। अब आप इसको देखिए वहां से। हम मेनली इसमें जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है केंद्रक के अंदर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। तो केंद्रक के अंदर क्या होगा? केंद्रक के अंदर होगा केंद्रक द्रव्य या एसिड, मतलब केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। इज दैट क्लियर? न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में दो प्रकार का होता है, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। दो प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, एक तो डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। मतलब डीएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? डीएनए के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अब देखिए
कि डीएनए जो होता है, डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ, मतलब जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, इसको हम भी रफ करते हैं, बाद में इसको समझेंगे। ये जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करता है किसमें? हेरेडिटिकल कैरेक्टर्स को बना के रखने में। जो हेरेडिटिकल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो आनुवांशिक गुण होते हैं, उन आनुवांशिक गुणों को बनाकर रखने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? डीएनए करता है। जैसे कि आपने फॉरेंसिक साइंस में सुना होगा, अपराध वगैरह के लिए या किसी चीज का पता लगाना है, संबंधों का पता लगाना है, तो संबंधों का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह होता है। ये आगे आएगा आपको बायोटेक में, ये चीजें होती है। यहां से क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में, पहले वाले एग्जामिनेशंस में अगर आप देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर समझना है तो डीएनए को बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है। और यहां से मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कैसा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या है? वह पदार्थ, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी? वह पदार्थ जो गुणों को, ठीक है, जो गुणों को एक पीढ़ी से अर्थात फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाए, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। तो डीएनए क्या करता है? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनाकर रखता है। यह डीएनए का काम है। ठीक, क्लियर है? आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो रही होंगी। देखते हैं हम आगे इसी में। तो देखिए, इतनी सब चीजों के बाद आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि डीएनए का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ह्यूमन लाइफ में और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनमें होता है। लेकिन हम मेनली इसे ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखेंगे। तो अब डीएनए के बारे में और विस्तृत रूप से आप समझिए, थोड़ा सा विस्तृत हमें डीएनए को समझना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, तो यहां मैं हेडिंग डालता हूं डीएनए। ठीक, अब देखिए यहां पर आप, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का पूरा नेम है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इज दैट क्लियर? अभी मैंने बताया आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि आनुवांशिकी को बनाए रखता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप देखिए डीएनए में, डीएनए जो होता है पर्टिकुलर, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, डीएनए के हम स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करते हैं, तो डीएनए के स्ट्रक्चर मतलब संरचना की बात करते हैं, इसकी संरचना वगैरह कैसी होती है। तो पहले पॉइंट समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए की अगर संरचना की हम बात करेंगे, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है द्वितीयक वलय, ठीक है, द्वितीयक वलय स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा? द्वितीयक वलय। दैट मींस ये जो होता है डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, दो इसमें लेयर होती है, हेलिक्स हम बोलते हैं। लेयर की जगह हेलिक्स वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इज दैट क्लियर? और इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की जो खोज की है वो की है वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक कब की है इन्होंने इसकी खोज? इन्होंने इसकी खोज की है 1952-53 में, और इसीलिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रहे, डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, उस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की है। और वाटसन एंड क्रिक ने उसकी खोज कब की है? 1952-53 में, और इसीलिए 1962 में इन्हें कौन सा प्राइज मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि डीएनए के स्ट्रक्चर में, डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो डीएनए होता है, डीएनए में दोनों डबल हेलिक्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं दोनों हेलिक्स के बीच में, मतलब फॉस्फेट समूह होते हैं दोनों हेलिक्स के बीच में। और थर्ड पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं तो दोनों जो वलय होते हैं, मैं डायग्राम से इसको समझाऊंगा, पहले बस पॉइंट समझिए और आप नोट करिए। दोनों वलय जो होते हैं, दोनों वलयों के बीच की दूरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों वलयों के बीच की दूरी 34 की जगह 20 एंगस्ट्रॉम करिएगा, क्योंकि ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स आप समझिए। कुछ और पॉइंट्स अगर हम देखेंगे इसी में, तो आप देखिए कि यहां पर 4 से 5 पॉइंट अगर 5 नंबर में आता तो आपको देने रहेंगे। तो 3 पॉइंट्स हम कर चुके हैं। हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। जो डीएनए होता है उसमें दोनों वलयों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम है, और जो पूरा का पूरा
एक हेलिक्स उसमें बनता है, उसकी जो पूरी लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। मैं भी डायग्राम समझाऊंगा, समझ में आएगा। और दोनों फॉस्फेट ग्रुप के जो बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इज दैट क्लियर? मतलब दोनों वाले हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी खुलते हैं। कैसे खुलते हैं वो हम देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। आप देखिए डायग्राम में आपको बनाकर बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई डायग्राम आप गूगल से भी देख सकते हैं, लेकिन डीएनए का डायग्राम मैं आपको बनाकर बताना यहां पर चाह रहा हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। देखिए इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर रहता है उसका, ठीक है, लेकिन उसमें डबल लेयर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, द्वितीयक वाले, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा डीएनए का और आप देखेंगे तो। इज दैट क्लियर? इस अब यहां देखिए इस तरीके से ये होती है सीडियो टाइप स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सीडियो टाइप, ठीक। यहां थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें विजिबल होंगी। अब देखिए ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये सीडियो टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। मैं इसको इस कलर से कर देता हूं ताकि चीजें थोड़ी सी विजिबल हो जाए आपको अच्छे से। अब आप देखिए इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम क्या करेंगे, दोनों वाले ये दोनों हैं, एक वाले ये है एक वाले ये है, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने आपको कितनी बताई है 20 एंगस्ट्रॉम। और पूरा का पूरा एक हेलिक्स वो यहां से यहां तक आएगा, पूरा एक हेलिक्स यहां से यहां तक। आप बोलेंगे यहां से यहां तक क्यों नहीं, आप निकाल कर देख लीजिए पूरा हेलिक्स यहीं तक बनेगा उसको, ठीक है। तो इसकी जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसको अगर मैंने दिया थर्ड एंड तो इसको मुझे देना पड़ेगा फिफ्थ एंड। तो ये जहां पर खुलेगा इसको आप देखिए, थर्ड एंड से स्टार्ट हुआ तो इसको आपको खोलना है फिफ्थ एंड पर, और अगर फिफ्थ एंड से स्टार्ट हुआ है तो इसको आपको खोलना है थर्ड एंड पर। एंड मतलब सिरे या किनारे में, लेकिन मेनली इनको सिरे बोला जाता है। तो डीएनए के दोनों वाले विपरीत सिरों से प्रारंभ होकर विपरीत सिरों पर ही समाप्त होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत खुलते हैं दोनों वाले, हम ये कह सकते हैं। जो दोनों वाले हैं वो दोनों वाले एक दूसरे के विपरीत खुलते हैं। यही जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया है, वॉटसन एवं क्रिक ने दिया है। इज दैट क्लियर? तो वॉटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया जो डीएनए का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आपके सामने है पूरा का पूरा। जो आपको दिख रहा होगा कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो किसने दिया है, वॉटसन एवं क्रिक ने। इसकी मेन विशेषताएं मैंने आपको समझाई है, आप फिर से एक बार विशेषताएं सुनिए। इस स्ट्रक्चर की क्या विशेषताएं, सबसे पहले डीएनए को हम एक थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं 1 से 2 मिनट में पूरा रिवीजन की तरह। पहली बात, डीएनए कैसा पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में बहुत ज्यादा सहायता करता है और अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वैसा का वैसा बनाकर भी रखता है डीएनए। इसीलिए संबंधों वगैरह अत्याचार वगैरह की जांच होने में जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं उनमें डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, ठीक है, जो हम बायोटेक वाले पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। इसी में हम देखें तो डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड भी है। क्यों? क्योंकि डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है, इसलिए वो कौन सा एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, मतलब महत्वपूर्ण तौर पर केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। बाकी 2 कोशिकांग और हैं जहां पर डीएनए पाया जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर किसने दिया, वॉटसन एवं क्रिक ने। कब दिया, 1952 में। नोबेल प्राइज कब मिला, 1962 में। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर 5 नंबर में ये आ जाए तो उसमें की पॉइंट्स आप क्या लिखेंगे, की पॉइंट्स आप लिखेंगे कि वॉटसन एवं क्रिक ने जो डीएनए का डबल स्ट्रक्चर दिया वो कैसा, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया वो कैसा है, डबल हेलिक्स है, 2 वाले हैं। पहली बात तो यही लिख दो। दूसरी बात, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है, ये दिख रहा है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जो सीढ़ियां दिख रही है फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, दोनों वलयों के बीच की दूरी कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। दोनों फॉस्फेट ग्रुप के बीच की दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इज दैट क्लियर? दोनों वलय एक दूसरे के विपरीत दिशा में खुलते हैं। क्लियर है इतना मामला? एक और पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षार भी पाए जाते हैं। अब वो नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं, क्या उनका संबंध है, वो देखते हैं, चूंकि वहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आने की संभावनाएं होती हैं। तो आप देखिए डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, देखते हैं हम। नाइट्रोजनी क्षार, ठीक, तो नाइट्रोजनी क्षार है नाइट्रोजिनस बेस, ये हम देखते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस की अगर तुम पर्टिकुलर बात करोगे
तो डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं आपके, हम वो देखते हैं। पहला हमारा है प्यूरिन, या प्यूरिन। सेकंड हमारा है प्रिमिडीन। ठीक, ये दोनों नाइट्रोजनी क्षार से पाए जाते हैं। प्यूरिन भी इसमें 2 प्रकार का होता है, एडेनिन, ग्वानिन। प्रिमिडीन भी 2 प्रकार का, साइटोसिन और एक होता है थाइमीन। ठीक है, इसको हम दर्शा सकते हैं ए से, इसको दर्शा सकते हैं जी से, इसको दर्शा सकते हैं सी से, और इसको दर्शा सकते हैं टी से। तो प्यूरिन 2 प्रकार का है, एडेनिन और ग्वानिन। प्रिमिडीन भी 2 प्रकार का है, साइटोसिन एंड थाइमीन। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण बात सुनिए, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दोनों वाले जो आपस में ऐड होते हैं, ये किसकी सहायता से ऐड होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार की सहायता से ये ऐड होते हैं, है ना। किसकी सहायता से ऐड होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारों की सहायता से ऐड होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षारों का आपस में संबंध होता है। कैसा संबंध होता है वो थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, मतलब यहां पर जो प्यूरिन है, वो प्यूरिन प्रिमिडीन से जुड़े हुए होते हैं, प्रिमिडीन से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। ये प्रिमिडीन से हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, हाइड्रोजन बंध, उन हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ते हैं। क्योंकि केमिकल्स की बात चल रही है, कहने नहीं, मतलब बायोकेमिकल्स की बात चल रही है। जब बायोकेमिकल्स की बात चल रही है तो कहने कहीं किससे जुड़ रहे हुए हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं दोनों। मतलब प्यूरिन जुड़ता है प्रिमिडीन से, लेकिन इसमें 2 हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है। इसमें 2 हैं, साइटोसिन और थाइमीन है। तो कौन किससे जुड़ता है? आप देखिए प्यूरिन का प्रिमिडीन के साथ कैसा संबंध होता है। तो जो प्यूरिन का एडेनिन है वो जुड़ता है इसके थाइमीन से, समझ गए? जो एडेनिन है वो एडेनिन किससे जुड़ा है? थाइमीन से जुड़ा है। तो हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे देखते हैं। मान लो 2 ये हैं, हम देखते हैं यहां पर हम एडेनिन है तो इसके सामने क्या रहेगा? थाइमीन। और आप देखिए मैंने 2 बंध लगाए हैं। मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो कुछ चीजें। देखिए वापस आते हैं यहां पर, ये आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, मतलब द्वितीयक हाइड्रोजन बंध, है ना। कौन सा बंध है? द्वितीयक हाइड्रोजन बंध। दैट मीन्स जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ द्वितीयक हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार जो ग्वानिन है वो किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ। तो मैंने जोड़ा, यहां पर लिखा ग्वानिन, और ग्वानिन किससे जुड़ा? साइटोसिन से। तो ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है किसके माध्यम से? 1 2 3। कितने बंध दिखाई दे रहे हैं? 3 बंध। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? तृतीयक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तृतीयक हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ता है। इतनी चीजें क्लियर है। तो नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक है प्यूरिन, दूसरा है प्रिमिडीन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। जो एडेनिन है, एडेनिन जुड़ता है थाइमीन से द्वितीयक हाइड्रोजन बंध द्वारा, और जो ग्वानिन है वो जुड़ता है साइटोसिन से तृतीयक हाइड्रोजन बंध के द्वारा। क्लियर है साथियों? इतना आपको समझ में आया होगा। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहे। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है, जब बायोटेक पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको काम आने वाली है। इसलिए इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ कर चलें, और साथ में जो की पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, वो आप बिल्कुल बनाते हुए चलें। वो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्प करने वाला है। देखते हैं हम आगे इसी में थोड़ा सा और। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रूल चलता है बायोलॉजी में, मतलब इसी में, कि डीएनए में जितने प्यूरिन्स होंगे, जितने प्यूरिन हैं उतने ही प्रिमिडीन हैं। दैट मीन्स प्यूरिन इक्वल देन प्रिमिडीन, मतलब जितने प्यूरिन होंगे उतने ही प्रिमिडीन होंगे। और ऐसा बोला है चारगाफ ने। किसने बोला है? चारगाफ ने। इसलिए इसे चारगाफ का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहते हैं? चारगाफ का नियम। तो चारगाफ का नियम क्या है? कि चारगाफ के नियम की सहायता से हम ये बता सकते हैं, या फिर चारगाफ का नियम क्या बोलता है कि डीएनए में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही प्रिमिडीन होंगे। इज दैट क्लियर? डीएनए में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही
pyrimidine भी होंगे। दैट मीन्स प्यूरिन इक्वल देन pyrimidine। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, अभी जो हमने बताया था उस हिसाब से थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, मान लो यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर गवानिन है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर गवानिन है, ठीक है, यहाँ पर भी एडेनिन है। आप देखिए एडेनिन के सामने क्या आएगा, थाइमिन, इससे जस्ट पहले आया था। गवानिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, गवानिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के जो एडेनिन है उसके सामने थाइमिन। और मान लो मैं इधर भी कर दूं, जैसे मान लो मैं कर दूं सी यहां ले लूं, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने क्या जाएगा, यहां पर जी आ जाएगा, सॉरी टी नहीं जी आ जाएगा। और अगर मैं टी यहां पर ले लूं, जस्ट इधर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आप काउंट कर लीजिए प्यूरिन और pyrimidine को। एडेनिन क्या है, प्यूरिन, ठीक है, एडेनिन जो है वो क्या है आपका, प्यूरिन है। और गवानिन भी क्या है, प्यूरिन, ये भी प्यूरिन, ये भी प्यूरिन, ये भी प्यूरिन, और इधर ये प्यूरिन, ये प्यूरिन। 1 2 3 4 5 6 7 प्यूरिन है। यहां लिख देता हूं, यहां कितना प्यूरिन है, 7। अब pyrimidine देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 क्या है, pyrimidine है। दैट मीन्स जितने प्यूरिन हैं उतने ही क्या होंगे, उतने ही pyrimidine भी होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया 4 ग्राफ होगा। और डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो नाइट्रोजनी क्षार हो गए कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। अब इसके बाद साथियों आपका आता है आरएनए, ठीक है। तो आरएनए क्या होता है, आरएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन उसकी संरचना एकल वलय वाली होती है। तो मैं आपको डीएनए और आरएनए में अंतर समझाता हूं तो सीधे आरएनए वहां से क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीएनए एक बार समझ चुके हैं तो आरएनए उसके सामने अपने आप क्लियर होगा। तो मैं ज्यादा आपको ना आगे बढ़ा, मतलब चीजों में ना उलझाते हुए सीधे बताता हूं डीएनए और आरएनए में अंतर। तो यहां से आपका आरएनए पूरा कवर हो जाएगा। तो देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्या देखते हैं क्या डिफरेंस है। एक साइड मैंने डाला डीएनए, एक साइड हम लेते हैं आरएनए, ठीक है। तो देखिए देखते हैं यहां, अगर मैं डीएनए की बात करूं, अभी हमने पढ़ा है डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यह डीएनए का पूरा नाम है। क्लियर, पॉइंट वाइज चलते हैं। अगर आपको 5 नंबर में अंतर को पूछ ले कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए, तो 5 पॉइंट लिख दीजिए यहां से, आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स मिलेंगे इसमें। अब आप देखिए इधर, यहां देखते हैं इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये किसका पूरा नाम है, ये पूरा नाम है आरएनए का। फिर से डीएनए में आते हैं, सेकंड पॉइंट। डीएनए जो है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, अभी आपने पढ़ा डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स, मतलब द्वितीयक वलय संरचना इसके अंदर होती है। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए की स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब जो संरचना होती है, आरएनए की संरचना सिंगल हेलिक्स होती है। कैसी होती है, सिंगल हेलिक्स, मतलब एकल वलय। डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स, डबल वलय मतलब द्वितीयक वलय, और ये कैसा है, सिंगल हेलिक्स मतलब एकल वलय। क्लियर, 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, जो डीएनए होता है, ठीक, डीएनए मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ है। दैट मीन्स डीएनए आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशेष तौर पर लेकर जाने का कार्य करता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आरएनए में देखते हैं। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, बहुत कम है आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं, लेकिन एक अपवाद है। वो अपवाद क्या मतलब, एक्सेप्शन है। कुछ वायरस ऐसे हैं, विषाणु ऐसे हैं जहां पर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जैसे साइनोफेज और प्लांट वायरस। वहां पर जो आरएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में हो सकता है, मतलब और कुछ भी जगह भी हो सकता है, लेकिन मेनली क्या है, आप ज्यादा डेप्थ मत जाइए, आप तो सिर्फ विषाणु ध्यान रखिए कि विषाणुओं के अंदर जो है आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जा सकता है।
तो ये तो आनुवांशिक पदार्थ हो गया। फिर आरएनए का मेन कार्य क्या है? तो आरएनए का जो मेन कार्य होता है वो मैं आपको बताता हूं। आरएनए का मेन कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, है ना। आरएनए किसमें सहायता करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। प्रोटीन संश्लेषण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। इज दैट क्लियर? काय में हेल्प करता है? प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है? कोशिका में। कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए की सहायता से राइबोसोम में होता है। कहां पर होता है? राइबोसोम। इज दैट क्लियर? तो जो हमारा आरएनए है वो हमारा आरएनए काय में हेल्प करता है? हमारा आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। और प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम में। इसलिए आपने सुना होगा, या नहीं भी सुना हो तो आपने कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे बिल्कुल आगे डेफिनेटली। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है ना। किसके नाम से जानते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया किसकी सहायता से हो रही है? आरएनए की सहायता से हो रही है। आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए अब आगे, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। 3 पॉइंट्स हो चुके हैं दोनों में अंतर के। 4th पॉइंट देखते हैं क्या बनेगा। 4th पॉइंट है कि जो डीएनए होता है, ठीक है, उस डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार। और नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वही प्यूरिन और पिरिमिडीन। और लेकिन मैं उसको डायरेक्ट बता रहा हूं। नाइट्रोजन क्षार में प्यूरिन पिरिमिडीन में एडेनिन होता है, अभी पढ़ाया था, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, ठीक है, और क्या होता है? थाइमीन होता है। क्या होता है? थाइमीन। अब देखिए, नाइट्रोजनी क्षार तो आरएनए के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब नाइट्रोजनस बेस जो है वो नाइट्रोजनस बेस आरएनए के अंदर भी रहेंगे, लेकिन एक डिफरेंस होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों तो आरएनए के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये आरएनए में पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर 4 नाइट्रोजनी क्षार है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमीन है। लेकिन हम यहां पर देखें तो यहां पर भी 4 हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, लेकिन थाइमीन के स्थान पर यहां पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? इतना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। फिर से थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूं तो चीजें आपको दिमाग में क्लियर रहेंगी। वो क्या? फिर से डिफरेंस देख लेते हैं 1 या 1.5 मिनट में, तो आपका पूरा कंप्लीट होगा पोर्शन। देखिए, और आरएनए की डिटेल आपको यहीं से पढ़ लेनी है। डिफरेंस है। डीएनए का पूरा नाम हमने क्या बताया? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम हमने क्या बताया? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दैट मींस डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज। ये पॉइंट हमने लिखकर नहीं बताया, बट आप ध्यान रखिएगा, नाम से शो है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। इज दैट क्लियर? 2 पॉइंट आपके बन रहा है। 3rd पॉइंट, क्योंकि 5 नंबर में अगर पूछता है तो 5 पॉइंट आपको लिखने रहेंगे। 3rd पॉइंट आपका क्या बनेगा? 3rd पॉइंट हमारा ये बनता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। दैट मींस डीएनए द्वितीयक वलय संरचना है, लेकिन आरएनए जो है वो द्वितीयक वलय संरचना नहीं है। आरएनए सिंगल हेलिक्स है, मतलब एकल वलय संरचना है आरएनए हमारा जो है वो। 4th पॉइंट पर आते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बनाए रखता है, लेकर जाता है। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी संबंधों का पता लगाना हो, क्राइम व्राइम का पता लगाना हो, तो इन सब चीजों के फॉरेंसिक जो जांच होती है उसमें डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। और उसमें भी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो आपको एग्जाम में आया हुआ है, जो आप बायोटेक के साथ स्टडी करने वाले हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन कुछ अपवाद है। कुछ जगहों पर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ हमने बताया है आपको, वो है कुछ विषाणु, ठीक। लेकिन आरएनए का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो क्या है? आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। और प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? प्रोटीन संश्लेषण आरएनए की सहायता से राइबोसोम के अंदर होता है।
इसीलिए राइबोसोम को हमने क्या बताया था, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को इसीलिए प्रोटीन। और जब भी बायो में संश्लेषण वर्ड आए, सिंथेसिस वर्ड आए, दैट मींस किसी ना किसी चीज का निर्माण हो रहा है। जैसे प्रोटीन संश्लेषण तो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण दैट मींस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है प्रकाश की उपस्थिति में। तो संश्लेषण, सिंथेसाइज या सिंथेसिस मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, समथिंग इज प्रोड्यूस्ड। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो हमने आपको बताया था, वो फिफ्थ पॉइंट क्या था? वो फिफ्थ पॉइंट था कि डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। आरएनए में भी नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। लेकिन एक मेजर डिफरेंस, प्यूरिन और पिरिमिडीन को मिलाकर चार थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन ये कहां है? डीएनए में। अगर आरएनए की पर्टिकुलर आप बात करोगे तो आरएनए में क्या होता है? आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या होता है? यूरेसिल। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम होता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप साथियों, जो हमने केंद्रक के बारे में पूरा स्टडी किया है, अभी जो पूरा हमने केंद्रक को स्टडी किया है, ये आपको लगभग पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। आई होप आपको लेक्चर्स बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होंगे, आप बहुत ज्यादा लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको लेक्चर्स वाकई में पसंद आ रहा है तो हम चाहते हैं कि आप हमारा उत्साह बनाए रखें, इसलिए आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी शेयर करें सारे वीडियोस। और वीडियोस के जो की पॉइंट्स हैं आप उनको बनाते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। यही बस एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए निरंतर, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।